बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। आप तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहूँगी। फ़लस्तीन में इजरायली फोर्सेस ने जिस तरह से तमाम देखने वाले तमाम दुनिया के इंसानों के दिलों को रुला दिया है, जुल्म की जो दास्तानें रक़्म की जा रही हैं, हर सुत तबाही के और आहो बका के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए कि ये जुल्म की जो दास्तानें हैं देखने के बावजूद आलमी बरादरी खामोश क्यों है, आलमी बरादरी का ज़मीर क्यों खामोश है, और ये कि मसला फ़लस्तीन असल में है क्या, मामला क्या है। कल बरोज़ इतवार को भी मकबूजा बैतुल मक़दिस पर जो जारी इसराइली जारियत है उसके ऊपर OIC जो कि मुसलमान ममालिक की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है उसका इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में क्या कोई बड़े फैसले मुतवक्के हैं? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मैं अपने पैनल का तारुफ आपके साथ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब, सर बेहद शुक्रिया। सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। साबिक सफ़ीर हैं शाहिद अमीन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सर आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। और दिफाई तजियाकार हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सर आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। इरशाद साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सर मसला फ़लस्तीन के ऊपर जब हम बात करते हैं या गज़ा के मामले पर जब हम बात करते हैं तो पहला सवाल सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, सुन रहे हैं इन चीज़ों को, ये मामला इंसानियत का है या फिर मज़हब का है? देखिए बिल्कुल ये मज़हब का भी है, इंसानियत का भी है, दोनों हैं। ये समझना कि फ़लस्तीनी सिर्फ़ इसलिए निशाना बन रहे हैं कि कमज़ोर हैं, ये बात नहीं है। ये जो ईस्ट तैमूर में लोग थे वो भी कमज़ोर थे, कोई रियासत से ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन चूँकि वो मुसलमान नहीं थे, एक ख़ास सेक्ट से उनका ताल्लुक़ था, तो उनको रियासत मिल गई। हालांकि वो उस तरह का मामला नहीं था जिस तरह फ़लस्तीन का या कश्मीर का मामला है। वो एक रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन रियासत से एक हिस्से को तकसीम कर दिया गया। सूडान में दारफर का जो इशू था वो कोई मुतनाज़ इलाका नहीं था, वो कोई दारफर के जो लोग थे उनका इलाका नहीं था जिस पर सूडान ने कब्ज़ा करे, वो सूडान का हिस्सा था बाकायदा। लेकिन उनको आज़ादी मिली, एक मुल्क से अलहदा उनको रियासत दी गई, लेकर दी गई। कश्मीर और फ़लस्तीन के लोग जो हैं उनको अपने मज़हब की सज़ा मिल रही है और कमज़ोरी की सज़ा भी मिल रही है। अच्छा। कमज़ोर वो इन मानों में हैं कि उनके पीछे यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, चीन और रूस नहीं है, उनके पीछे 1.5 अरब मुसलमान हैं, और वो मुसलमान हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही आग राख का ढेर है। ये राख का ढेर, 1.5 अरब राख का ढेर जो है उसकी सज़ा भी फ़लस्तीनियों को मिल रही है। वरना एक खजूर की गुठली के बराबर रियासत है। अगर सऊदी अरब को देख लें, मिस्र को देख लें, और मुल्कों को जो मुसलमान ममालिक हैं उनको देख लें, उनके मुकाबले में उनकी क्या हैसियत है। लेकिन चूँकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है, यूरोप उसके पीछे खड़ा हुआ, और इन लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया है कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सारे मुसलमान ममालिक जिनके पास फ़ौजें भी हैं, जिनके पास पेट्रो डॉलर भी है, जिनके पास आबादी है, जिनके पास मार्केट है, माशी मार्केट है, ये यूरोप की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि उन्होंने तस्लीम कर लिया है, एक मुल्क को ताकतवर मुल्क तस्लीम कर लिया है, तो मुसलमान जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। और ये इस लिहाज से इंसानियत का इशू भी है और मज़हब का भी। आरिफ निज़ामी साहब की तरफ जाऊँगी। सर आपने इरशाद साहब की गुफ्तगू सुनी, यकीनन राख के ढेर के अंदर से ही चिंगारियाँ निकला करती हैं। मुसलमान दुनिया की आबादी में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, एक बड़ी ताकत भी समझे जा सकते हैं, तो क्या ये मुसलमान ममालिक के मुसलमानों की, मुसलमान बरादरी की ताकत नाकाफ़ी है? मुसलमानों के हवाले से ही आलमी बरादरी का ज़मीर खामोश क्यों होता है? ये देखिए, मुसलमानों के पास पैसे तो हैं, ये जो ऑयल रिच किंगडम्स हैं, लेकिन ये मगरब पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। और मगरब जो है वो उसकी, ये जैसे आरिफ साहब ने एक्सप्लेन किया कि इसराइल क्रिएशन ही उनकी है। तो इस सूरत हाल में तो ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं तो मजबूर हैं। आप OIC के इजलास की बात कर रही कि वो हो रहा है इतवार को, कल सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास हो रहा है, और वो अमेरिका उसमें रुकावट बना हुआ था। अब तक अमेरिका कहता था
कि जी ये बीच बचाव से मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल कर रहे थे, बाकायदा इजलास बुलाने से वो क्योंकि उसको वीटो करना पड़ेगा वो था हेजिडेंट था। इस तरह अमेरिका ने के सदर ने ये कहा कि इसराइल को अपना सेल्फ डिफेंस का हासिल है हक, और वो इस्तेमाल कर रहा है वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। और आज इंतहा ये हो गई कि एक मीडिया हाउसेस थे जिस बिल्डिंग में वो गाज़ा में, उसको बमबारी से उड़ा दिया और पूरी गाज़ा को उन्होंने वो एक किस्म का मिलिट्री टेक ओवर कर लिया हुआ है। सही, लेकिन ठीक है, खालिद लोधी साहब की तरफ जाऊंगी। लोधी साहब, जिस तरह से बात की मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया गया, आज जो कुछ गजा में हुआ, बुर्जुल जला के अंदर जलात के अंदर जो कुछ मामला हुआ वहाँ पे, क्या ये भी कहा जा सकता है, आप चूंकि दिफा के मामलात को बेहतर तौर पे जानते हैं, कि ये कहा जा सकता है कि मीडिया को भी दबाने की, दुनिया भर के मीडिया को दबाने की कोशिश की गई है कि इसराइल का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने ना आ सके? ये एक ऐसी कोशिश है? जी देखें, आजकल की जो जंग है वो है ही परसेप्शन मैनेजमेंट। एक्चुअली हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि जंगें होती ही अपने ओपोनेंट के जहन के खिलाफ है। जब आप जहनी तौर पे अपने ओपोनेंट को हरा दें, जैसे इरशाद साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने अरबों को ये बावर करवा दिया है कि जी वो बहुत मजबूत है और आप किसी काम के नहीं है, तो ये मीडिया तो आप समझें कि उसका सबसे आगे है, जिसको हरावल दस्ता कहते हैं और वैनगार्ड कहते हैं। तो उन्होंने सही हदफ चुना है, मेरा ख्याल है कि उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो उनका जो भी आपको पता है कि जो ज्यूइश लॉबी है पूरी दुनिया में, उनका जो मेन उनके जो पावर है वो इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि वो पूरे बैंकारी के निज़ाम को और इसमें इसको वो कंट्रोल करते हैं और मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और यही दो चीज़ें हैं मेन जो कि आपकी आजकल ताकत का सरचश्मा है, तो उनका मंबा उनके हाथ में है। तो वो जिस तरीके से भी है, जो भी हम बातचीत कर लें, बात यह है कि है मर्गे ज़ईफ़ी की सज़ा, वो है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, तो वो मामला है इधर। जब तक अगर कोई हम काम करना चाहते हैं, जैसे आप कह रही थी कि दुनिया का ज़मीर तो नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कहीं भी देख लें, दुनिया तो अपने इंटरेस्ट को देखती है। और अगर आलम इस्लाम जिसमें 56-57 मुल्क हैं, ये अपनी दुनिया आप पैदा कर लें तो ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन सकता है। लेकिन इनके आपस में मामलात हैं, इनको तोड़ा हुआ है, खुद ये आपस में टूटे हुए हैं। तो जब तक कोई यकजहती पैदा नहीं करेंगे, उस तक मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं, चाहे OIC का इजलास हो जाए, ना हो, या और कुछ हो जाए। तो ये तो सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि ये अरब स्प्रिंग क्या था, इसमें कौन कौन से मुल्कों पर किस तरीके से कंट्रोल किया गया और कहाँ पर जाकर ये रुका, और क्या इसको रोकने का क्या तरीके, आगे अगर मुसलमानों ने अपना दिफा करना है तो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें सोचो विचार और अक्लो फहम के साथ होगी। ये जज्बाती नारे लगाने से, रोने धोने से और आहो पकार करने से इसका तो कोई फायदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया सुनेगी इस बात। ठीक है, शाहिद अमीन साहब, OIC के इजलास की बात लोधी साहब कर रहे हैं। मामला तो ये है कि सर जोड़ के तो वहाँ भी बैठा जाएगा और अक्लो फहम के साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखी जाएंगी, सोच विचार की बात की जाएगी। बात कुरैशी साहब बड़े भरपूर तरीके से हमें मुतहरक नज़र आ रहे हैं आज के दिन, जबकि कल अब OIC का इजलास होने जा रहा है। क्या उनका ये मुतहरक होना कल के इजलास के हवाले से कोई इम्पैक्ट अपना शो करेगा, या जो हम लोग तवक्को लगाए बैठे हैं कि शायद कल के इस इजलास में कोई बड़े और अहम फैसले भी हो सकते हैं मुसलमानों को लेकर और मसला फ़लस्तीन को लेकर, ऐसी कुछ उम्मीद आपको नज़र आ रही है? जो कुछ भी कोशिश की जा रही है, हमारे वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, काबिल तहसीन है। यकीनन ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी रहनी चाहिए। लेकिन अभी दो एक बातें हुई हैं, उसके सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि इजराइल जो है वो एक बड़ी अहम फौजी ताकत है, और ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं है। 1948, 1956, 1967 3 जंगों में इजराइल ने अरबों को बड़ी भरपूर शिकस्त दी, और 1973 की जंग में समझिए कि एक किस्म का स्टेलमेट हुआ। इजराइल एक न्यूक्लियर ताकत है, बड़ा मुनज़्ज़म मुल्क है, और फिर उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका सुपर पावर उनका पीछे है, और एक लिहाज से यूरोप भी उनके साथ है। तो इजराइल तनहा मुल्क नहीं है। अगर सिर्फ जैसे मिस्र के सदर अनवर सादात कहते कि अगर सिर्फ इजराइल से लड़ना होता तो मिस्र के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मसला यह है कि मिस्र को इजराइल और अमेरिका से बैक वक्त लड़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है इजराइल के हक में जाती है,
और फिर दूसरी चीज़ है मुसलमान मुल्कों का इंतशार, और फिर आपने देखा अरब दुनिया का इंतशार। अरब दुनिया में तो बजाय इसके कि इसराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका कार्रवाई की जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, और बहाल क्या हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तिजारत हो रही है, टूरिज्म हो रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। तो फिर इसराइल का अरब ममालिक मुकाबला कैसे करेंगे? और मुकाबला करने के लिए दो मुल्कों का शरीक होना ज़रूरी है, एक मिस्र और एक उर्दन। दोनों मुल्कों की तरफ से कोई इशारा नहीं कि वो फ़लस्तीनियों की कोई फौजी मदद करना चाहते हैं, तो गोया फौजी ऑप्शन इज़ नॉट देयर। अब इसके लिए आप जितना अफसोस करें वो अलग बात है। तो अब रहा ये सिफारती हल, तो कल मेरे ख्याल में OIC की मीटिंग में अगर वो अरब ममालिक जिन्होंने पिछले दिनों अपने उनके साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, अगर वो सिर्फ यही ऐलान कर दें कि हम ये ताल्लुकात तोड़ देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक इसराइल अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं करता, तो कुछ ना कुछ इसराइल के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। और उसके अलावा मैं समझता हूँ अमेरिका की इस वक्त जो कुछ भी कोशिश हो रही है, वही अमेरिका जो है सिर्फ इसराइल पे अगर कोई असरअंदाज है तो अमेरिका है। तो मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी काउंसिल का जलसा है उसमें अमेरिका के रोल के बारे में अंदाजा हो जाएगा किस हद तक उन्होंने इसराइल पे प्रेशर डाला है। मेरा अंदाजा यह है कि अगले 3-4 दिन तक ये मामला कुछ ना कुछ दब जाएगा। सही, ठीक है। इरशाद साहब, ये अमेरिका की जब हम बात करते हैं इन तमाम मामलों को लेकर, अमूमन वो खित्ते या दुनिया का आ जाए, वो अपने आपको खुद को ठेकेदार के तौर पे अमेरिका हमेशा सामने पोर्ट्रे करता है। अमेरिका एक तरफ वो कहता है कि सेल्फ डिफेंस वो लोग कर रहे हैं, मगर एक तरफ उसने अपने अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी जो है उसको भी भेज दिया कि वहाँ पर मामलात को थोड़ा ठंडा किया जाए। आप इसको देखते हैं कि दोनों तरफ पे, पिच के दोनों तरफ पे अमेरिका खेलने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखें, वो टोटली इसराइल के साथ है। जब सेल्फ डिफेंस की बात की है, जो बाइडेन ने की है और उनके तर्जुमान ने की है, वो कहा है कि इसराइल सेल्फ डिफेंस में ये जुल्म कर रहा है, ये जो मजालिम कर रहा है, मिसाइल फेंक रहा है, गोलियां चला रहा है, सेल्फ डिफेंस की तारीफ बताएं आप मासूद इरशाद साहब, पता चले लोगों को कि सेल्फ डिफेंस इनफैक्ट होता क्या है। नहीं, देखे ना, सेल्फ डिफेंस तो साफ साफ है कि कोई रियासत या कोई कौम किसी कौम पर हमला आवर होती है और वो जवाबन को कुछ करता है तो उसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है ना जी। अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने पहले हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया, सेल्फ डिफेंस में उन्होंने किया, लेकिन उस सेल्फ डिफेंस को दहशतगर्दी करार दे दिया गया क्योंकि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो रहा था। यानी जिनके मुल्क पर, जिसके कौम पर, रियासत पर हमला हुआ वो दहशतगर्द थे और जो हमला आवर थे वो जो थे इंसानियत की जंग लड़ रहे थे। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है कि हमला इसराइल कर रहा है, कब्ज़ा जो है फ़लस्तीन की सरज़मीन पर वो काबिज़ होकर बैठा है और मज़ीद हथियाना चाहता है। उनके जो हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किए थे, कैंप डेविड मुआहदा इन्होंने ख़ुद करवाया था, वो भी नहीं दिए जा रहे, वो इलाके भी वापस नहीं किए जा रहे जो तस्लीम शुदा थे। लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन साहब और उनके जो हवारी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, इसराइल तो जो कुछ कर रहा है अपने दिफा में कर रहा है। भाई कौन सा दिफा वो कर रहा है? वो एक निहत्ती कौम जो पत्थरों से अपने पुलिस जब हमला करती है, फ़ौजी हमला करते हैं, पत्थरों से जवाब देते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, टैंक इस्तेमाल कर रहा है, जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है और वो सेल्फ डिफेंस है। यही तो जुल्म की इंतहा है ना, कि जो मज़लूम है उसको मज़लूम का तो ये हक़ तस्लीम नहीं किया जा रहा कि अपना दिफा कर सके, वो तो दहशतगर्दी करार पाता है। और जो ज़ालिम है, जो लोगों को 160 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, बिल्डिंग्स गिराई जा चुके हैं। अब ये देखें ना, किसी और जगह पे ये होता कि सहाफ़ी जहाँ अखबारात के चैनल्स के दफातर हैं उस पर हमला होता तो बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो जाना बिल्कुल था। लेकिन चूँकि ये इसराइल ने किया है तो सिर्फ AP की मैंने अभी तक स्टोरी पढ़ी है जिसने एहतजाज किया है कि उसका ब्यूरो ऑफिस वहाँ था, बाकी खामोशी छाई हुई है, इसलिए कि सारे के सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो इसराइल के साथ हैं, ज़ालिम के साथ हैं, जारे के साथ हैं। और जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, अब उन मुल्कों को जिन्होंने एक तो जो माजी में तस्लीम कर चुके हैं, तुर्की है, मिस्र है, दूसरे हैं, जिन लोगों ने हाल ही में तस्लीम किया है, 2-3 रियासतें, अरब रियासतें हैं जो उनके वकील बने हुए थे, उनको अब सोचना चाहिए कि आपके तस्लीम करने से फ़लस्तीनियों को या अरबों को कोई फ़ायदा हुआ है या इसराइल के हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं। और अगर ये तस्लीम करने का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता है तो उसका नतीजा क्या होगा? जो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कह रहे हैं कि भाई जब तक वो फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं होती, यरूशलेम को खाली नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम तस्लीम ना करें,
तो आज हक बजानिब नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ और उन तमाम ममालिक का मौक़िफ़ जो तस्लीम करने के हक़ में नहीं, आज दुरुस्त साबित हो रहा है। और जो लोग हमें दलाइल दे रहे थे, हमें कायल कर रहे थे, वो गलत साबित हो रहे हैं कि आप इतना भी नहीं मनवा सके कि कम अज़ कम हम आपको तस्लीम कर रहे हैं। आज के बाद आप जारहियत नहीं करेंगे, आप फ़लस्तीनियों के हुकूक़ का ख्याल रखेंगे, फ़लस्तीनियों को मज़ीद दहशत गर्दी का निशाना नहीं बनाएंगे, इतनी बात भी नहीं मनवा सके। और हमें दलाइल दिए जा रहे हैं कि जी आप तस्लीम कर लें, आपको बड़े अच्छे टमाटर मिलेंगे वहाँ से, बड़ी अच्छी जनाब ज़राअत में आपकी मदद हो सकती है, ये हमें फ़वायद बताए जा रहे हैं। यानी वो फ़लस्तीन को हड़प कर ले, फ़लस्तीनियों का खून बहाना शुरू कर दे और हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। तो आज उन ममालिक को या उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए जो इसके हक़ में दलाइल दिया करते थे। इसराइल ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा। उसका जो एजेंडा है तौसीफ़ पसंदाना, उस आप तस्लीम कर लें या ना करें, दोनों सूरतों में वो अपने जो एजेंडा है उससे पीछे नहीं हटेगा। अगर उसको आँखें दिखाई जाएंगी, उसको रेजिस्टेंस का एहसास होगा, ये एहसास होगा कि कोई मेरा हाथ रोक सकता है ताकत से, तो तभी वो फिर बाज आएगा और ये जुल्म का सिलसिला बंद होगा। ठीक है, आपने मसला कश्मीर की भी बात की शाह साहब। आरिफ निज़ामी साहब, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है, जो भी इनिशिएटिव्स लिए, वो तो सबके सामने है कि ज़ाहिर यकजहती के लिए जो कुछ ये कदम उठा सकते थे इन लोगों ने उठाए। मसला फ़लस्तीन को लेकर आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या फिर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हो, इनकी आवाज़ उतनी ही दमदार है जितनी होनी चाहिए थी? यकीनन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बड़ी कन्फ्यूजन पैदा की है इस मामले में। मतलब सऊदी अरेबिया से हमारे तल्लुकात कशीदा हुए इनकी वजह से कि उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया कि सऊदी अरेबिया जो हमारा साथ नहीं दे रहा, और उन्होंने हमारी इमदाद बंद कर दी जो दी हुई थी उन्होंने, वो हमें चीन से उधार लेकर वापस देनी पड़ी। इसी तरीके से ये अजीब कन्फ्यूजन हुई है अभी कि पहले तो एक आवाज़ से बोलते थे हम सब कश्मीर के मामले में, अब ये कन्फ्यूजन पैदा हुई कि कश्मीर के मामले में हमने ये कहना शुरू कर दिया कि आर्टिकल 370 जो है उसके होते हुए भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बल्कि महदूद पैमाने पर तजारत का भी हमने अंदिया दे दिया। और फिर वो कुरैशी साहब को उसकी उल्ट बात करनी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर को वीटो करना पड़ा। यानी ECC में फैसला हुआ है वो उन्होंने मंजूर किया और फिर उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर उसको रिएक्ट कर दिया। तो पाकिस्तान का तो अपना मसला हर चंद के है कि नहीं है, वो फ़लस्तीन का क्या करेगा। ये मतलब नहीं कि मायूसी पिलाने का मकसद है, मकसद ये है कि जिस ठोक को जाके बात करनी चाहिए थी। अब पाकिस्तान है कहने को तो न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन जब वो न्यूक्लियर ताकत नहीं था तो आगा शाही जैसे और हिलाली जैसे और साहबजादा याकूब खान जैसे लोग जो हमें फॉरेन ऑफिस की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान की आवाज़ को उजागर करने में। और आज हम बिल्कुल बेदस्तपा हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये काफ़ी तशवीशनाक है मुसलमानों के लिए तो है ही अमूमी तौर पर, जिसका इज़हार किया आरिफ साहब ने, लेकिन खसूसी तौर पे पाकिस्तान का रोल जो है वो देखने वाला कि वो खासा मार्जिनलाइज हो चुका हुआ है इस मामले में। ठीक, शाहिद अमीन साहब, जिस तरह से निज़ामी साहब ने भी बात की है, आपको अगर याद पड़ता हो तो अभी तक के जो हमारे वजारत ख़ारजा के जो भी हालात देखने में आए हैं दूसरे ममालिक, और ख़ास तौर पे जब मुसलमानों की बात होती है तो एक ख़ास नज़र मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान पर रखी जाती है कि पाकिस्तान इस बारे में क्या कदम उठाता है या उनका अपना स्टांस क्या है। आपको याद अगर पड़ता हो तो किस दौरे हुकूमत में वजारत ख़ारजा या किसी भी गवर्नमेंट ने मसला कश्मीर समेत मसला फ़लस्तीन पर भी उतनी ही भरपूर आवाज़ उठाई हो जिसे हमेशा लाइमलाइट या गोल्डन डेज के अंदर याद रखा जाएगा? इब्तदाई सालों में आपको याद है जब कि फ़लस्तीन का मसला शुरू हुआ था और इसराइल की रियासत क़याम आया था, तो अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज़्यादा मजबूत केस फ़लस्तीन का पाकिस्तान ने लड़ा था। हमारे वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने अपना उसमें बहुत ही अहम रोल अदा किया था। तो पाकिस्तान तो बल्कि सारी अरब दुनिया में पाकिस्तान की
इब्तदाई मकबूलियत की बुनियाद ये थी कि हमने फ़लस्तीन के कॉज को कितना बेहतर तरीके से इंटरनेशनली रेज किया है। अब यह है कि इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छी तरह से हमारे जज्बात की अक्कासी की है। और अभी पिछले दिनों जब अरब मुल्कों में नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने खड़े होकर कहा कि नहीं, हम बिल्कुल उनको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने इस वक्त डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा रोल अदा किया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के अकेले करने से क्या कुछ हासिल हो सकता है, बल्कि किसी एक मुल्क के अकेले करने से क्या हासिल हो सकता है। OIC एक तंजीम है जहाँ पे आपको मौका है कि इज्तिमाई तौर पे कुछ करें, और कल के इजलास में देखना है कि क्या इस्लामी दुनिया किस हद तक मुतहरिक होना चाहती है। हमारे पास बहुत वसाइल है, आपको मालूम है, ना सिर्फ 50 मुल्क है बल्कि तेल की दौलत है, कैपिटल इतनी हर किस्म की दौलत इनके पास है। अगर ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। ज़्यादातर ममालिक जो है अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। सच्ची बात तो ये इनकी वफादारियाँ जो है वो अमेरिका के साथ हैं। तो ऐसे हालात में इस्लामी दुनिया से आप क्या तवक्को करती हैं? सही है, थैंक यू सो मच। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। कल के इस मौके को किस तरह से अवेल किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शाहिद अमीन साहब, सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर चुकेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपकी तरफ मैं आती हूँ, मगर उससे पहले मैं खालिद लोधी साहब की तरफ जाऊँगी। सर, ये जो कहा जा रहा है कि जिस किस्म की कार्रवाइयाँ इजराइल कर रहा था और उसके जवाब में जवाबी कार्रवाइयाँ हमास की तरफ से हुई हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है हो सकता है अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जाने के बाद कुछ मामला ठंडा हो जाए, मगर बड़े बड़े तज्ज़ियाकार जो दुनिया में सर जोड़ कर बैठे इस मामले को लेकर, वो समझते हैं कि शायद अब जंग का खतरा कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, जंग का ख़तरा तो तब होता है जब दोनों साइडें बराबर की हों या दोनों तरफ अहलियत चलें, बिल्कुल बराबर नहीं तो कोई लगभग उसका मुवाजना हो सकता हो। जंग तो शुरू ही इजराइल ने की है और वो मेरा ख्याल है कि एक तरफा है इस लिहाज से कि जब उन्होंने देखा होगा, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस हर वक्त मौजूद रहती है कि हमास ने अगर कुछ रॉकेट तैयार कर लिए हैं या वेस्ट बैंक के ऊपर कोई इस किस्म के एक्टिविटी हो रही है, तो उन्होंने ये ईद वाले दिन जो है मस्जिद पे हमला करके और वो सारा एक बहाना बना लिया। साफ ज़ाहिर है उसका रिएक्शन आना था, उस रिएक्शन को बहाना बना के वो पूरा उन्होंने फुल बमबारी कर दी है। तो ये वक्तन फ़वक्तन इजराइल करता रहता है। देखिए, इजराइल की एक टोटल जो सिस्टम है कि उसको पता है कि अगर मिस्र और उर्दन और शाम ये इकट्ठे हो जाएं तो काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, वो उन्होंने उनको वैसे ही अलग कर दिया है। शाम का बिल्कुल तिया पांचा कर दिया, उसको अलग कर दिया है। मिस्र के ऊपर आपको पता है और तरीके से अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, तो बिल्कुल उनको बेज़रर बना दिया एक तरीके से। उर्दन भी इस काबिल नहीं है कि कुछ कर सके। तो अगर आप ये समझें कि फ़लस्तीनियों के दरमियान या और इजराइलियों के दरमियान कोई जंग हो जाए तो वो तो उसको जंग कहा ही नहीं जा सकता, वो तो एक तरफा कार्रवाई होगी। तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त किसी भी जंग का इम्कान है। अगर कोई जंग है तो बस जो इजराइलियों ने जो करना है तो करना है। तो जब तक वो हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, तो जान की नज़र आ नहीं रही। तो कल भी आप देखेंगे कि OIC का अगर इजलास होगा तो सिर्फ 2-3 मुल्क हैं जो ज़रा अच्छे तरीके से बोलेंगे। उसमें तुर्की होगा, पाकिस्तान होगा, अच्छा। ईरान पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, उसको मौका देंगे या नहीं देंगे। बाकी आप देखेंगे कि वो ढीली सी बात कर देंगे कि जी ये कर लें और वो कर लें। तो बात यह है मेरी बहन कि जब तक आपके पास अपना सेल्फ इमेज अच्छा ना हो, आप अपने मुतल्लिक कोई अच्छी सोच ना रखते हों, और वहाँ पर फिर आपको पता है वो मिलिटरीली भी बहुत स्ट्रांग है, उसके पीछे सुपर पावर खड़ी है। जब तक ये मुल्क मिलकर कोई ऐसा चाइना के साथ, रूस के साथ ऐसा मामला नहीं करते जिससे उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकें, तो अभी हनूज दिल्ली दूर है। लेकिन इसमें ये नहीं मैं हरगिज़ कह रहा कि हम हाथ पांव छोड़ दें या हथियार डाल दें, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसी तरीके के साथ, किसी प्लानिंग के साथ, किसी सोच समझ के साथ, किसी फरासत के साथ ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। और मेरा ख्याल है वो सही कह रहे थे भाई के
कम से कम जब ये मुल्क को उनको तस्लीम करने लगे थे तो कोई एग्रीमेंट इनके आपस में होती कि ठीक है जी हम आपको तस्लीम करते हैं, बशर्ते कि आप फिर दोबारा कभी फ़लस्तीनियों पर हमला न करें। और मैं तो शाबाश दूंगा अपनी फॉरेन ऑफिस को कि उन्होंने अच्छा फैसला किया कि जब सारी दुनिया तस्लीम कर रही थी उन्होंने तमाम प्रेशर के बावजूद तस्लीम नहीं किया और आज हम सही साबित हो रहे हैं। बिल्कुल अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। मोहित पिदल साहब, लोधी साहब ने जिस तरह से बात की OIC के कल के इजलास में जो दमदार आवाज़ें नजर आएंगी, तुर्की के समेत पाकिस्तान की आवाज़ होगी। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब दौरा किया है सऊदी अरब का, तो बड़ी तवक्कुआत ये भी थी कि जब वो तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली इजराइल के बारे में भी बात होगी, मगर वहां पर इजराइल के बारे में बात तो कोई नहीं हो सकी। अब कल की आवाज़ कितनी दमदार होगी फिर? देखिए, अगर वहाँ इसराइल के हवाले से बात नहीं हुई, बात वैसे थोड़ी सी हुई भी है, आपके कह सकते हैं कि जॉइंट कम्युनिके में भी जिक्र है फ़लस्तीनियों का। अच्छा। और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर के मिलने के बाद अगले 48 घंटे में सऊदी अरब ने, चूंकि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई मस्जिद अक्सा के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, कि इस सऊदी अरब की हुकूमत ने कम से कम 2 दफ़ा एक पोजीशन ज़रूर ली है इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से। लेकिन हम इस इशू पे आ जाएंगे कि यहाँ पर तो जो इस वक्त सूरत हाल है, इसका एक मखसूस किस्म का बैकग्राउंड है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी वो चूंकि बहुत प्रो इसराइल थी और वो उसने इसराइल का जो ईस्ट जेरूसलम को अपना दारुल खलाफा बनाने वाला स्टेप था, जो इक़दाम था, उस इक़दाम को वो खुल के उसकी हमायत भी करते थे। जो मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो तजब्ब का शिकार है, वो उस तरह से प्रो इसराइली नहीं है। वो ईरान को भी एंगेज करना चाहती है और सऊदी अरब और GCC कंट्रीज पे अपनी रिलायंस को भी कम करना चाहती। तो इसराइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें अमेरिका को खुल के इसराइल की मदद दोबारा से करने का ऐलान भी करना पड़ गया है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। हकीकत यह है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसराइल के इन इक़दामात को कोई अच्छी तरह से नहीं देखती। वो बड़े परेशान है कि इसराइल मसलसल एक सूरत हाल, मजीद से मजीद सूरत हाल को खराब करता चला जा रहा है। और इसराइलीज को ये खतरा था कि ईस्ट जेरूसलम में वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और जहां उन्होंने जो गाजा और जो वेस्ट बैंक है उसमें अब तकरीबन 5 लाख के करीब इलीगल सेटलर रहते हैं, क्योंकि शुरू में ये 1 लाख से भी कम थे और जब ये सेटलमेंट शुरू हुई थी 1967 में तो ये सिर्फ 1200 या 1300 या 1400 सेटलर होते थे। अब उनको खतरा ये है कि कहीं ईस्ट जेरूसलम पे कोई पोजीशन डेवलप ना कर जाए और इससे पहले कि अमेरिका ये कोई तनकीदी पोजीशन ले ईस्ट जेरूसलम के हवाले से या अमेरिका और ईरान में ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, वो चाहते हैं कि पूरे माहौल को गंदा कर दें। अच्छा। और उन्होंने, जैसे जान साहब ने एक्सप्लेन किया, कि उन्होंने बहाना उठाया, असल में हो ये रहा था चंद दिन पहले, कि ईस्ट जेरूसलम से मजीद फ़लस्तीनियों को इवेक्ट करना और सेटलमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, जिसमें फ़लस्तीनी रेजिस्ट कर रहे थे। फ़लस्तीनियों को सजा देने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए इन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर ये हमला किया। इनको पता था कि मस्जिद अक्सा पे आप 27 रमज़ान को एग्रेशन करेंगे तो पूरी मुस्लिम दुनिया अफ्लेम हो जाएगी, और मुस्लिम दुनिया के अफ्लेम होने से, रद्दअमल होने से और हमास के रॉकेट मारने से, जो कि इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाते, इसराइलीज को भी मौका मिल गया कि वो इसको एक जंग की शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने 9000 के करीब ट्रूप्स जो हैं वो गाजा और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे इकट्ठे किए हुए हैं। 9000 रिजर्विस्ट को उन्होंने कॉल कर लिया है और वो ये थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर फ़लस्तीनियों ने रॉकेट मारने बंद न किए और कोई हल ना निकला तो हम दोबारा से मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर लेंगे, ये इलाकों के अंदर घुस जाएंगे। और जैसे कि जान साहब ने कहा, ये जंग वंग तो खैर बिल्कुल नहीं है, ये तो एक यूनिलैटरल एग्रेशन है। सो फ़लस्तीनियों की कमर तोड़ने के लिए, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेंसिव पर डालने के लिए, अरबों को दिखाने के लिए कि तुम सब लोग कितने हेल्पलेस हो, अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन पैदा करने के लिए, बिकॉज इसराइली लॉबी को मजीद स्ट्रेंथ दी गई है। हर दफा उनका वो एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे लगता है कि इसराइल खतरे में है। अगर आप हमारे ज़राए इब्लाग को छोड़ दें, टर्किश ज़राए इब्लाग को छोड़ दें, अरब ममालिक को छोड़ दें, तो अमेरिका के अंदर की ज़राए इब्लाग हैं, यूरोप की जो ज़राए इब्लाग हैं, वो ऐसे लिख रहे हैं जैसे इसराइल की सालमियत को खतरा हो गया है, क्योंकि 6 इसराइली भी मारे गए हैं हमास के रॉकेट्स में। इसमें गालबन एक बच्चा भी है, एक सोल्जर भी है। तो अब वो उसकी ये पिक्चर दिखा रहे हैं। और आपने देखा कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको अपना दौरा ऑस्ट्रिया का, वियना का कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज वियना के अंदर उन्होंने इसराइल के झंडे सॉलिडारिटी में लहराए हुए हैं। तो अक्सर यूरोपियन ममालिक के इस किस्म के हालात है, ये एक सोची समझे तरीके से इसराइल की हुकूमत जो है वो ये इक़दाम कर रही। ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब, आपको लगता है कि इसराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जो हिकमत अमली उन्होंने सोची थी, उसमें कामयाब हो गए? और मुसलमान खासतौर पे अरब ममालिक, उन्होंने कहा था वो बिल्कुल इस तरफ लग जाएंगे, घेरे में आ जाएंगे, इनकी कमर तोड़ी जाएगी फ़लस्तीनियों की, क्या वो इसमें कामयाब हो गए? किसी हद तक तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी हुए हैं। इसराइल जो है उन्होंने जो चाहते थे वो पीरज़ादा साहब ने भी एक्सप्लेन किया, वो जो उनके टारगेट थे वो उन्होंने अचीव किए हैं इसके ज़रिए।
अमेरिका के साथ जो मामला थे। अब अमेरिका में जो बाइडेन है वो ह्यूमन राइट्स के तौर पे कार्टर का मॉडल फॉलो करते हैं, नॉट एग्जैक्टली कार्टर लेकिन किसी हद तक। अब उनको भी मजबूरन उनका साथ देना पड़ा है इसराइल का। तो ये जो सूरत हाल है इसमें ये स्क्वाश्ड अर्थ पॉलिसी जो है उनकी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ये जारी और सारी रहेगी। और ये जो अरब ममालिक ने तस्लीम किया इसराइल को, ये उनकी कोई ताकत नहीं बताती बल्कि कमज़ोरी बताती है कि उनकी पिस्तौल रख के गन पट्टी पे उनको उनसे करवाया गया है। और उसका नतीजा जो है वो आपके सामने है कि गैर मशरूत हम ये जो ममालिक हैं ये इसराइल को कर रहे हैं, सपोर्ट तो नहीं कर रहा लेकिन तस्लीम तो किया उन्होंने। और जहाँ तक यूएई का तल्लक है, अब यूएई तो हमारे पर जोर देता रहा बहुत हद तक, और सऊदी अरब के आप भी ये नए काम करें। शुक्र है पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि आज बड़ी पोजीशन जो है ख़राब होती और पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे होते अगर ये होता। अब मामला जो है ये बात यह है कि अवाम को भी मोबिलाइज़ करना चाहिए इसमें। अब बरतानिया में और यूरोप में जिक्र तो हुआ है लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस फ़लस्तीनियों के हक़ में भी हो रही है, अमेरिका के हक़ में। और पाकिस्तान में जब ये नहर सुएज़ का इन्वेजन किया अंग्रेज़ों ने तो बहुत बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी प्रो इजिप्ट। और वो वाली सूरत हाल नहीं है कि अवाम मोबिलाइज़ करें, अवाम आएँ और वो बात करें फ़लस्तीन की, उसका अपना एक इम्पैक्ट जो है वो होगा। सही है, ठीक है। लेकिन शाह साहब कहा जाता है और बिल्कुल हमारे इस्लाम में भी है कि मुसलमान के ऊपर कहाँ पर भी दुनिया के किसी भी कोने पर जुल्म हो रहा होगा तो दूसरा मुसलमान भाई उठ खड़ा होगा, उसकी मदद करेगा। मगर यहाँ तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को खुले आमना से मगर किसी हद तक तस्लीम किया है। बात मज़हब से हट के अगर सिर्फ इंसानियत पे की जाए तो क्या आप इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ताल्लुक़ात ज़रूरियात की बुनियाद पर अब हैं ना कि मज़ाहिब और किसी और मामले पर? ये ठीक है, ताल्लुक़ात ज़रूरियात की बुनियाद पर हैं मुसलमानों के। सही। देखें ना, पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ समझने की बात है, जो अरब ममालिक तो बिल्कुल ही समझ रहे, बाकी में कम समझा है। इसराइल कोई आम तरह की रियासत नहीं है, यूएई की तरह की, नेपाल की तरह की, बांग्लादेश की तरह की। एक रियासत है जो एक नज़रिए पर कायम हुई, आइडियालॉजी पर कायम हुई, आइडियालॉजी पर बरकरार है, आइडियालॉजी पर आगे बढ़ रही है। उसने कभी अपने अज़ाइम को छुपाया नहीं है कि ये इसराइल की जो मौजूदा सरहद हैं वो इस तक महदूद नहीं रहना चाहते और उनके अज़ाइम हैं पूरे ख़ित्ते में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब तक हमें कम से कम पाकिस्तान को या सऊदी अरब की जो फैसल जैसी क़यादत थी उनको एहसास था कि इनके कुछ अज़ाइम हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। आपने एक सवाल किया था कि जी पाकिस्तान का माजी में कौन सा दौर ऐसा रहा है, वो उन्होंने शाहिद अमीन साहब ने एक दौर की बात की। भुट्टो साहब को जो दौर था, आप देखें ना 1973 की जंग होती है, अरब वार जो है, अरब इसराइल वार जो होती है, पाकिस्तान ताज़ा टूटा था, तकसीम हुआ था, हम बहुत कमज़ोर हो गए थे फ़ौजी हवाले से भी, मुआशी हवाले से भी, सफारती हवाले से भी। उसके बावजूद पाकिस्तान का उसमें किरदार था और भरपूर किस्म का किरदार था। सफारती सतह पर जो OIC की पाकिस्तान में मीटिंग हुई 1974 में, सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारा बहुत भरपूर किस्म का किरदार था। हम उस वक्त ये किरदार अदा करते थे। आज इमरान खान साहब माजी के हुक्मरानों के मुकाबले में कम से कम ज़ियाउल हक़ से लेकर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तक का दौर जो है उससे मुकाबला किया जाए तो इमरान खान बेहतर अंदाज में ये कश्मीर का इशू और फ़लस्तीन का इशू उठा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ जो सोच भुट्टो साहब के या उससे पहले जो हमारे हुक्मरान थे या हमारा सफारत खाना था, वो सोच हमारी वज़ारत ख़ारजा की वो अब नहीं रही। जो बात मुशर्रफ ने कही थी पाकिस्तान फ़र्स्ट की कि जब हम सिर्फ अपने अंदर देखेंगे, बाहर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वही अभी भी प्रिवेल कर रही है और हमारी सोच यही है। और इसका फ़ायदा जो है वो इसराइल भी उठा रहे हैं, इंडिया भी हमेशा उठाता है कि वो अपनी सोच को अपने अंदर तक महदूद नहीं रखते, बाहर तक रखते हैं, हम अपने आप तक महदूद हो जाते हैं।
इसकी वजह से कोई इम्पेक्ट नहीं बन रहा और OIC तो वैसे ही एक मुर्दा तंजीम हो चुकी है। अब कल देखना ये है कि हमारा वहाँ तर्ज अमल क्या होता है और हम इस मामले को किस अंदाज में पेश करते हैं। मुझे अंदाज़ा जो है वो ये है कि इस वक्त जो तुर्की के सदर अर्दोगान हैं वो इस मामले में अगरचे तुर्की ने तस्लीम कर रखा है, जी जी बिल्कुल, उसके बावजूद तुर्की का तर्ज अमल आज तक जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है अरबों के मुकाबले में भी और बाकी ममालिक के मुकाबले में भी, कि उसने खुल्लम खुला उस जारहियत की सिर्फ मजम्मत नहीं की, फ़लस्तीनियों का खुलकर ईरानियों की तरह साथ नहीं दिया, बल्कि ईरान जो इसराइल के अज़ाइम हैं उनको भी भांपा है, उनको भी जांचा है, उनको वाज़े करने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो यही नुक्ता नज़र और तर्ज अमल हमारा होना चाहिए। और अगर OIC उसी तरह मुर्दा घोड़ा बनी रहती है तो कल फिर हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि हम ईरान के साथ, तुर्की के साथ, अगर मलेशिया की मौजूदा क़यादत तैयार होती है, क्योंकि महातिर मोहम्मद तो उस बारे में वाज़े थे, लेकिन मौजूदा क़यादत का एक नया लाहे अमल देना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी हमें नजर डालनी होगी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अभी शाह साहब आपने जो गुफ्तगू की कि पाकिस्तान अपनी आवाज़ को दमदार बना सकता है मिलके कुछ ताकतों के साथ, जैसे आपने ईरान का भी नाम लिया, आपने मलेशिया के हवाले से भी बात की, तो कॉन्सिक्वेंसेस की जब मैं बात करती हूँ हर आम शख्स पाकिस्तानी ये बात सोचता है कि अगर हम उसका साथ देंगे तो इसके नताइज क्या निकलेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके नताइज मुस्बत होंगे या मनफी होंगे? मुस्बत होंगे तो किन पहलुओं में होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम फ़लस्तीन के इशू को उठाते हैं उसका हमें बतौर रियासत ये फ़ायदा है कि हमें कश्मीर का इशू भी हमारा मजबूत होता है। उस पर भी अगर हम अरबों को और मुस्लिम रियासतों को इस बात पे आमादा कर लेते हैं कि उनको तनहा ना छोड़ें, फ़लस्तीन को, फ़लस्तीनियों को, उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं उन पर आवाज़ ज़ोरदार तरीके से, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमें हमला कर देना चाहिए इसराइल पे या हमें कोई इस तरह की कोई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम सफारती सतह पे मुस्लिम दुनिया को मुतहर्रिक करते हैं, एक जानदार आवाज़ पैदा करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा हमें कश्मीर में भी होगा। हम कश्मीरियों पर भी उसी तरह की, उसी नौइयत के जुल्म हो रहे हैं, उसी नौइयत की पाबंदियाँ हैं, जिस तरह मुहासरे हैं जिस तरह फ़लस्तीन में है, तो उसका हमें वहाँ भी फ़ायदा हो सकता है। आलमी बिरादरी को हम अगर मुतहर्रिक करते हैं, आलमी बिरादरी को मुतवज्जे करते हैं, तो हमें मसला कश्मीर पर भी उसकी हिमायत मिल सकती है, हमें फ़ायदा हो सकता है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो जुल्म का निज़ाम है, आखिर किसी न किसी सतह पे तो इसकी रोकथाम होगी या होनी चाहिए और होगी, लाजमन होगी। अगर हम हर आदमी, हर मुल्क ये सोच के बैठ जाए कि जी ये तो मुमकिन नहीं है, इस पे तो उसके पता नहीं नताइज क्या होंगे, तो फिर तो ठीक है, जो कुछ इसराइल कर रहा है वो करता रहे, हम चुप करके बैठ जाएं। आखिर हम एक न्यूक्लियर रियासत हैं, जिस तरह आरिफ साहब कह रहे थे कि एक दौर में हम न्यूक्लियर रियासत नहीं थे लेकिन हमारी आवाज़ बुलंद होती थी, अब हम न्यूक्लियर रियासत हैं लेकिन हम, वो यही हुआ ना कि हमारी मुसलसल क़यादत ऐसी रही जिन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें अपने आप को संभालना चाहिए, और उसकी वजह से कमज़ोरी में इजाफ़ा होता चला गया, बजाय इसके कि हम ताकत हासिल करते। हमारी कमज़ोरी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। हम 65 से 71 में ज़्यादा कमज़ोर हुए, 71 से हम 80 में ज़्यादा कमज़ोर हुए, 80 से 90 में ज़्यादा कमज़ोर है, और आज उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक स्ट्रेटेजिक हमारी पोजीशन है, हमारी बात दुनिया में अगर हम सुनाना चाहें दलील के साथ, माकूलियत के साथ और क़ुव्वत के साथ, तो हमारी बात सुनी जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ एक ही चीज़ देख लें कि जी फ़लाँ से हमने पैसे मांगने हैं, फ़लाँ से हमने भीख मांगनी है, फ़लाँ से हमें ये फ़ायदा पहुँच जाए, तो फिर तो कोई बात हमारी नहीं सुनेगा। तुर्की हमारे साथ खड़ा होगा, ईरान हमारे साथ खड़ा होगा, और मुल्क भी लाजमन खड़े होंगे, और फिर हम, और दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता कि पूरे सारे मुल्क जो है या सारी अक़वाम यकसां सोच रखती हैं। चंद लोग होते हैं, चंद कौमें होती हैं, चंद ममालिक होते हैं जो
तवाना आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं और बाकी फिर उनका साथ देने वाले अभी आप कर लेते होते हैं। सही, तो हम ये काम करके तो देखें ना। ठीक है, अभी आपने निज़ामी साहब की बात की। निज़ामी साहब, आपकी तरफ आ जाती हूँ कि ख़ुद को हम कमज़ोर समझते हैं। जिस तरह से शाह साहब ने बताया कि 71 का मामला हुआ, 80 का मामला हुआ, फिर रोज़ हर कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट्स की तब्दीलियाँ होना शुरू हुई, फिर मुशर्रफ का दौर आ गया। ये हमारी काबिलियत कम है आने वाले तमाम लोगों की, रोज़ बरोज़ की बदलती हुकूमतें हैं, या फिर लफ्ज़ एक होता है इमदाद, ये एक इमदाद का लफ्ज़ हमें कमज़ोर कर देता है? देखिए, ये बात ये है कि हम रजत कैकरी का शिकार है कि पीछे की तरफ तरक्की कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मामलात जो है वो बड़े तशवीशनाक हद तक ख़राब है। अब हम यानी इस साउथ एशिया में सबसे कम डेवलप्ड मुल्क हैं अफ़गानिस्तान को छोड़ के। ये यानी GDP ग्रोथ बांग्लादेश का वगैरह वगैरह ये चीज़ें जो है काउंट करती हैं मिलाकर, तो ये इकोनॉमिक क्लाउड भी नहीं है और ख़ाली न्यूक्लियर क्लाउड की वजह से जो उसको हम लेवरेज कर सकते हैं उसको वो हम नहीं कर पाए अपनी मजबूत खारजा पॉलिसी की वजह से। हर वक्त हम चंदे लेने के लिए फिर रहे होते हैं। तो उस सूरत हाल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान का क्या क्लाउड होगा? फिर दूसरे वजह जो है वो मेरे नज़दीक माजरत के साथ फॉरेन ऑफिस से कार पर वजह से वो डिप्लोमेसी में भी वो वाली महारत नहीं रही। तीसरा ये है कि पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है, पॉलिटिकल मैसेज यही जाता है, तो आपने फरमाया अभी कि फ़लाँ से नाराज़ ना हो जाए, फ़लाँ को हम एलिमिनेट ना कर दें, फ़लाँ देखें ना, अब सऊदी अरबिया से हमने $3 अरब लिए हुए थे तो वो उन्होंने वापस मांग लिए। अब हम डॉलर वापस करें या हम स्टैंड लें, तो ये मामला जो है ये। और फिर एक और बात मैं कहता चलूँ आपको, यहाँ अरशाद अरब साहब ने मसला कश्मीर का जिक्र किया। मसला कश्मीर का माफ़ कीजिएगा, हमें भी दुनिया अरब और फ़लस्तीनियों ने बड़ा मायूस किया इस मामले में। मुझे याद है डेवोस में ये यासर अरफात थे, तो उनसे ये सवाल पूछा है कश्मीर का, तो दाएँ बाएँ झाँकना शुरू हो गए। वो इंडिया की हिमायत करते थे, फ़लस्तीनी में ज़्यादा हमेशा करते रहे। तो ये भी एक पहलू है जिसको सामने रखना पड़ता है कि पाकिस्तान सब कश्मीर को उजागर करने में मुसलसल नाकाम रहा है। सही, ठीक है। मेरे पास आखिरी 4 मिनट है। लोई साहब, मैं क्लोजिंग कमेंट्स आपसे लूँगी, मगर मैं अभी मोहित पीरज़ादा साहब की तरफ जा रही हूँ। मोहित पीरज़ादा साहब, एक आम तासुर ये दिया जा रहा है कि जी अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी को चूँकि इसलिए भेजा गया कि हो सकता है उसका दौरा को पेशरफ्त लेके आए, कल के इजलास से पहले कोई बड़ी चीज़ देखने को या सुनने को मिल जाए। मगर एक राय ये भी दी जा रही है कि जिस किस्म का अमरीकी नुमाइंदा भेजा गया है, माजी के जो नुमाइंदगान थे उनकी अहमियत कहीं ज़्यादा थी, ये उस पाए के सिफारतकार नहीं है, इसलिए किसी किस्म की कोई उम्मीद या तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन अमेरिका की इंतजामिया जो बाइडन की कोशिश ये होगी कि इसराइल जो है जो थ्रेटन कर रहा है कि हम एक बाकायदा मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर सकते हैं या घुस सकते हैं, दोबारा से मिलिट्री इन्वेजन कर सकते हैं, उसको रोका जाए। बिकॉज अमेरिका की अंदर की जो सियासत है जिसको अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने लेकर चलना है, उसे इसराइल बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर की जो प्रीडोमिनेंट पॉलिटिक्स है उतनी प्रो इसराइली नहीं है जितनी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, और वो एक मशरक़ वस्ता में नया तवाज़ुन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसराइल को बदलना चाह रहा है। बाकी सभी मेरे पार्टिसिपेंट समझते हैं कि पाकिस्तान को बहुत कुछ करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पोजीशन ले सकता है, इससे ज्यादा पाकिस्तान को बहुत खुल के आना भी नहीं चाहिए। बिकॉज ये जितने अरब ममालिक हैं, इन्होंने कभी भी खुल के कश्मीर के इशू में गुज़िश्ता 10-12 बरस में कभी भी खुल के कोई पोजीशन नहीं ली है। इनसे तो महज एक स्टेटमेंट हासिल करना जो है, जिस तरह का पाकिस्तान दिन रात स्टेटमेंट्स इशू करता है, इस किस्म की एक स्टेटमेंट भी ये इशू करना गवारा नहीं करते। इनके इस किस्म के इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान के साथ और इसराइल के साथ। और जो 4-5 रियासतें अरब थी जिनका इसराइल से हेड ऑन कोलिशन था, सीरिया था, इराक था, लेबनान था और जॉर्डन था, वो तो पहले ही इसराइल उनको डिफीट कर चुका है या उनको अलग कर चुका है, जैसे इजिप्ट को कर चुका है। और ये सऊदी अरेबिया और GCC कंट्रीज जो है, ये कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खुल के शामिल हुए ही नहीं है। 1948 से आज तक ये सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देते थे। तो पाकिस्तान में इस इशू को समझने की सर्वत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। हम जज्बाती हैं और जज्बात में अपना नुकसान न कर लें। ठीक है। लोई साहब, लास्ट कमेंट्स आपसे होंगे। मेरे पास तकरीबन 1.5 मिनट मौजूद है। बात मुज़म्मतों से सब जानते हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, मुज़म्मतों से काम नहीं चलेगा। फौरी इक़दाम क्या करने होंगे, पाकिस्तान हो या फिर तमाम मुसलमान ममालिक, और ख़ास तौर पे सिर्फ अगर पाकिस्तान को रखें तो फौरी तौर पे कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं कि मसला फ़लस्तीन को भरपूर तरीके से इसके ऊपर बात की जा सके, वहाँ पर मामला को ठंडा किया जा सके?
पाकिस्तान तो बस अगर अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उसका आधा कर दे, क्योंकि उसकी इसलिए भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी वहाँ पर एक बयान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मोहित पीरज़ादा साहब से कि इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, और ऐसा कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कश्मीर से ज़्यादा बढ़ के कोई फ़लस्तीन की बात करना चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कश्मीर पे जितना स्टैंड लिया है वो आप भी जानती है और मैं भी जानता हूँ, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा स्टैंड लेना तो बनता ही नहीं है। और अगर कोई, क्योंकि ये पहला सवाल ये है कि आपने कश्मीर के लिए, देखें कश्मीर और फ़लस्तीन की बुनियादी, फ़लस्तीन तो एक अलग मुल्क है, अपना वो चाह रहा है आज़ादी, और वो बाकी ममालिक ने उसकी करनी है, उनकी मदद करनी है। कश्मीर तो हमारा मसला है, तो अगर अपने मसले के लिए हमने जो कुछ किया, जितना किया है वो आप सबके सामने है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बस ठीक है, OIC का कल इजलास होगा, बैठेंगे, एक हल्का फुल्का सा कोई होगा, उसके बाद उन्होंने अपने हदफ अचीव कर लिए, उन्होंने एक दहशत फैला दी है। दोबारा कल का इजलास क्या कोई नवीद लेकर आता है या फिर इसी तरह से ये मामला भी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नईम खालिद साहब आपके कीमती वक्त का, थैंक यू सो मच। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आरिफ निज़ामी साहब, सर आपके भी वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।